सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पे कोई चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। दोनों विषय अपने अपने लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक विषय देश के लिए काफी चिंता का सबब बना हुआ है क्योंकि वह कश्मीर घाटी में एक बार फिर शुरू हो चुके खून खराबे से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरा विषय हमारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी से मिले नोटिस के संदर्भ में। पहले हम बात करेंगे घाटी फिर लाल, पंडित बेहाल। दरअसल जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित महिला टीचर रजनी बाला की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने स्कूल में घुसकर पहले टीचर से उनका नाम पूछा और फिर AK-47 से सिर में गोली मार दी। बड़गाम के बाद कुलगाम में हुई हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों का गुस्सा भड़क गया। टीचर की हत्या के बाद प्रधानमंत्री पैकेज के तहत तैनात कश्मीरी पंडित समुदाय के कर्मचारियों ने घाटी से पलायन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अगले 24 घंटे के भीतर सुरक्षित स्थानों पर नहीं भेजा गया तो वे बड़े पैमाने पर घाटी से पलायन करने को मजबूर होंगे। बात केवल पलायन के संदर्भ में नहीं बल्कि उस विश्वास के संदर्भ में है जो कश्मीर से धारा 370 के तमाम प्रावधानों को हटाए जाने के बाद देश भर में बंदी थी। दावा था और भरोसा भी था कि अब इस कदम के बाद घाटी आतंक मुक्त हो पाएगी। लेकिन घाटी में जिस तरीके से पिछले कुछ समय से आतंकी हमलों की झड़ी लग गई है उसने पूरे देश में यह प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया है कि कहीं हम आधी अधूरी तैयारी के साथ पुनर्वास की कोशिशों में तो नहीं जुट गए। प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत बड़े पैमाने पर कश्मीरी लोगों को भर्ती किया जा रहा है, उन्हें घाटी में तैनात किया जा रहा है, लेकिन घाटी में लाए गए लोगों की जिंदगी के साथ जिस तरीके से खेल खेला जा रहा है वो चिंताएं पैदा कर रहा है। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में क्या कुछ चुनौती हमारे सामने आने वाली है। जब हम ये खबर पर काम कर रहे थे तभी एक सूचना यह भी आई कि कश्मीरी पंडितों की मांग पर वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फैसला लिया है और तमाम कश्मीरी पंडितों को जो पुनर्वास पैकेज के तहत नौकरी पाए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। 6 जून तक उस कार्रवाई को अंजाम दे दिया जाएगा। इसे सरकार की सफलता माने या असफलता ये भी हमारे विचार के केंद्र में होना चाहिए। बहरहाल हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं और इस गंभीर मसले पर कुछ विमर्श करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का दिया हुआ है। उन्होंने ऐसे हालात को लेकर लिखा था कि बड़ी बात होगी इन तूफानों से अगर बचाकर किसी भांति अनबुझे दीप वे वापस ले जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर ने जो ये बात कही थी परशुराम की प्रतीक्षा कविता के तहत कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में यह इस समय चरितार्थ हो रही है। सरकार के सम्मुख ये सवाल है कि क्या कश्मीरी पंडितों की सुनिश्चित वापसी सुनिश्चित हो पाएगी। इसी की रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ अश्विनी कुमार चुरुंग जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कश्मीर के मसलों पर बड़े मुखर रहते हैं। रमेश मनवटी जी हैं, कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े संगठन पनून कश्मीर के उपाध्यक्ष हैं और इनके बीच में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर देश के लेफ्टिनेंट जनरल रहे रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब भी खास तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है इस संजीदा विषय पर बातचीत करने के लिए। शुरुआत रमेश मनवटी जी से करना चाहता हूँ क्योंकि रमेश मनवटी जी 3 दशक हो गए आपको संघर्ष करते हुए। वर्तमान केंद्र सरकार ने उन उम्मीदों को पूरा करने की पहल की जिसके लिए आप 3 दशक से लड़ रहे थे। क्या वो पहल जमीन पर आधी अधूरी तैयारी के साथ उतार दी गई इसलिए ये संकट है या आप किसी और रूप में इसको देख रहे हैं? आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, पहले मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ इस बड़े संवेदनशील टॉपिक पर आप अभी बात कर रहे हैं जी जहाँ तक भारत सरकार की बात आप कर रहे हैं। जी हमें लग रहा है कि भारत सरकार की मंशा ठीक है, जी लेकिन उस मंशा को वो सही ढंग से कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। जी कार्यान्वित क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी एनालिसिस के हिसाब से उसमें 2-3 कारण है। बाकी ज़्यादातर इनपुट्स जो है सरकार के पास है, वो इसका जवाब दे सकती है। जी पहला कारण ये है, जो मुख्य कारण है, जो घाटी में हालात जो है पिछले 30 साल से या अभी भी ज्यों की त्यों है, जी उसकी समझ सरकार को पूरी नहीं है। वो अभी समस्या को पकड़ नहीं पा रहे हैं। जी वो ये समझ रहे हैं शायद ये जनरल आतंकवाद, जनरल एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आतंकवाद, कुछ चुने भुने लोग जो है वादी में वो इसके साथ में है। वैसा नहीं है। वादी में लगभग 99% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद में शामिल है। ये भले ही पाकिस्तान उसको पीछे से
एनकरेज कर रहा है, या अभी अफगानिस्तान जहाँ वो तालिबान की सरकार वगैरह आ गई है, उनका भी पीछे इसमें हाथ है। लेकिन ग्राउंड में जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी है वैली में, उसको अभी समझने की भूल कर रही है भारत सरकार। तभी ये जो जो भी मनोड़ी साहब, पॉलिसियाँ आपने वो बहुत इनकी गंभीर किस्म की बात इस में कह दी। आपने कहा कि घाटी में 90% लोग इन आतंकी घटनाओं में शामिल है या आतंकवाद के साथ में है। मैंने अगर ठीक सुना तो। शामिल डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। समर्थन जब तक लोकल, देखिए अफगानी वहां आज ऑपरेट नहीं कर रहा है, जी पाकिस्तानी डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर रहा, वो कश्मीरी के जरिए ही ऑपरेट कर रहा है। जी कश्मीरी मुस्लिम के घर में ही रह रहा है, उसको जी खाना कहाँ से मिल रहा है, उसको पनाह कहाँ से मिल रही है, उसको कौन कौन टारगेट है, उसको कौन बता रहा है, वे वहाँ लोकल आदमी बता रहा है। जब तक घाटी के लोग, जो घाटी के मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे, आतंकवाद जो इस्लामिक आतंकवाद है, कट्टरता है, उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं, घर घर नहीं जाएंगे भैया खिलाफ। देखिए हमें बड़ा दुख हो रहा है, जो माइनॉरिटीज है वो तो खराब हो ही गई है, उनका जोनोसाइड पिछले 30 साल से चल रहा है। कल जी ही आपने अभी कहा था वो कश्मीरी पंडित लेडी है, वो कश्मीरी पंडित लेडी नहीं है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, वो दलित हिंदू है, डोगरा हिंदू है, सांबा की जी लेडी हमारी बहन है, जिसका कल निर्मम हत्या की गई। स्कूल जा रही थी, बच्चों को पढ़ा रही, पिछले 9 साल से 10 साल से बच्चों को शिक्षा दे रही है। कौन जी से बच्चों को दे रही है? कश्मीरी सोसाइटी को, मुस्लिम बच्चों को शिक्षा दे रही है, और उसी शिक्षा के देने वाले को वो मार रहा है, उसको हत्या उसको कर मान रहा रहे हैं। रमेश है। मनोड़ी साहब जो बात कह रहे हैं वो बड़ी गंभीर है। रमेश मनोड़ी साहब का कहना है कि वहां पर जो आबादी रह रही है उसमें 90% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन आतंकी घटनाओं के संदर्भ में समर्थन की मानसिकता के साथ मौजूद हैं। मैं जाना तो चाहता हूं संजय कुलकर्णी के साहब के पास, लेकिन सत्तारूढ़ दल के संदर्भ में पक्ष लेना जरूरी है। इसलिए मैं अश्विनी कुमार चुरुंग जी आपसे जानना चाहता हूं, क्या ताली बजवाने के लिए, वाहवाही पाने के लिए आपने लोगों को भेड़ियों की मांद में उतार दिया? हमारे साथ में रमेश बनोटी जी खुल के कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनकी मानसिकता में इस आतंक की घटनाओं को समर्थन है, और इसके बीच में आपने वापसी के अभियान को शुरू कर दिया, और नतीजा यह है कि सिलसिलेवार हत्याओं को हम देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री पैकेज जी के बारे में 2008-2010 में घोषणा हुई थी, जी उस समय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, और उन्होंने ये जो फैसला लिया था, ये उस समय जो कश्मीरी पंडितों के बीच में जी बात आई थी, उसके विरोध में उन्होंने ये फैसला लिया था। जी हमने उस समय भी इस प्रधानमंत्री पैकेज को, जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को वहां के हालातों में कोई सुधार न आने के बावजूद वहां पर पोस्टिंग की बात थी, हमने उसका विरोध उस समय भी किया था, जी और उसके बाद में भी लगातार करते आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जो उस समय हुआ उसको बाद में रिवर्स होना चाहिए था, रिवर्स करना चाहिए था। लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार इस मामले में फंस गई, जी क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अगर पीछे जाएं तो क्या होगा, आगे जाएं तो क्या होगा। लेकिन हमारा लगातार ये कहना है कि जिस तरह की घटनाएं कश्मीर में हो रही हैं, लगभग पिछले अब 2-3 सालों में, जी जिसमें दर्जनों ये अल्पसंख्यक, पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडित, जी वो मारे गए हैं, उनकी वहां पर शहादत हुई है। अब जो ये बात है कि उनको जम्मू प्रोविंस में रिलोकेट किया जाए और उनकी पोस्टिंग वहां की जाए, अब उसके बाद क्या होगा? सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी जो जड़ है, उसका जड़ है आतंकवाद। जी जब तक आतंकवाद को समूल उसका विनाश न किया जाए, जैसे उसकी एक बड़ी मिसाल है, मैं बार बार कहता रहा हूं, हमने पंजाब में भी आतंकवाद देखा, जी लेकिन आतंकवाद को कश्मीर में जिस तरह से हम डील कर रहे हैं, वो तरीका पंजाब में नहीं था। जी पंजाब में 1990 में ये फैसला लिया गया, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेकर के, बीजेपी ने सपोर्ट किया उस समय कांग्रेस को, जी और एकदम दावा बोल दिया 5 साल में आतंकवाद समूल उसका विनाश हो गया और पंजाब आतंकवाद से मुक्त हो गया। जी इसी प्रकार से ऑल आउट ऑपरेशन करके कश्मीर में
इस बात की चिंता किए बगैर कि दुनिया क्या कहेगी, आतंकवाद के सफाई के लिए एक अभियान चलाना पड़ेगा और उसमें ऑल आउट ऑपरेशन, यानी ना कोई आतंकवादी बचे, ना आतंकवाद बचे, और ना उसके खिलाफ या उसके सपोर्ट में बोलने वाले जो लोग थे उनकी किसी प्रकार की कोई उसमें रोल ना हो। और इस तरह से आर्मी के हवाले कश्मीर को करके, सिक्योरिटी फोर्सेस को उनके हवाले करके उनको खुली चुरु छूट साहब, दी जाए। थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है, मुझे जाना है संजय कुलकर्णी साहब के पास, लेकिन आपसे समझना चाहता हूँ। देश को आप लोगों ने बड़ी गंभीरता के साथ बताया कि कुछ समस्या नहीं है, समस्या तो धारा 370 है, इसको निपटाओ और समाधान देखो। 3 साल हो गए, अब आप दूसरी कहानी बता रहे हैं, सेना के हवाले करो। पहले आपने उसका राज्य का दर्जा छीन लिया, लोग इंतजार कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को बहाल करते हुए एक निर्वाचित सरकार मिलेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासनकाल के संदर्भ में सवाल उठा के कह रहे हैं कि अब तो सेना के हवाले करो, तो कुल मिला के हासिल क्या हुआ हमें? सवाल ये पैदा होता है जो आर्टिकल 370 और 35A है जी, उसका कोई डायरेक्ट संबंध जो है वो आतंकवाद के साथ नहीं है। आतंकवाद पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है, पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड है, और वहीं से सारा असला आता है। और कश्मीर में जितने भी आतंकवादी हैं उन सब के पास पाकिस्तान के भेजे द्वारा वहां से भेजे हुए असला है जिसका वो प्रयोग कर रहे धारा हैं। 370 का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे साथ अश्विनी कुमार चुरंग कह रहे हैं। ये उस दावे के बिल्कुल विपरीत है जो अब तक देश के संदर्भ में भाजपा कहती थी कि धारा 370 की जड़ में आतंक है, पाकिस्तान है, सब कुछ है, लेकिन ये धारा 370 भारत के साथ कश्मीर के संबंधों को सामान्य नहीं रहने देता। लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कुलकर्णी साहब आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ। सरकार ने आह्वान किया, धारा 370 हट गई है, कश्मीरी पंडित भरोसा करें, वापस लौट कर आए। उसके तहत तकरीबन 520 लोग कश्मीर लौट भी आए, और इन सब के बीच में अब चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है। आपके पास इतना लंबा तजुर्बा है, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि राजनीतिक सफलता हासिल करने के लिए ये कदम ठीक है, या आपको लगता है कि पहले आतंक का समूल नाश करने की जरूरत थी? केवल एक कागज पर धारा 370 की समाप्ति आतंक की समाप्ति नहीं हो सकती थी? थोड़ा जल्दबाजी कर गए हम लोग। हिमांशु जी, मेरा ये मानना है कि ये जो आतंकी हम मार सकते हैं, जैसे जी। वो बार बार कह रहे हैं, आतंकियों को मारना मुश्किल नहीं है, आतंकी मारे भी जा रहे हैं और आगे भी मारे जाएंगे। जी। लेकिन ये जो मानसिकता है ये एक बहुत बड़ा एक जड़ है, और जी। इस मानसिकता को हटाने के लिए सिविल सोसाइटी ने रोल प्ले करना है, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने रोल प्ले करना है। अगर उनकी मानसिकता इसको रखने की है या किसी तरीके से इसको प्रोत्साहित करने की है, तो ये आतंक जो है इतने आसानी से नहीं हटेगा, क्योंकि ये एक रिलीजन एसोसिएटेड आतंक है जिसको पाकिस्तान बढ़ावा देता आ रहा है। और पाकिस्तान ने ठान लिया है कि टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। अगर उसका मानसिकता वो है, उन्होंने ठान लिया है कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत को हमने किसी तरीके से इसके पीछे लगना है और इसको तोड़ना है, और इसके वो कह रहे हैं बार बार अब टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। अगर ऐसी मानसिकता है, और वहां पे बिल्कुल कई बारे में मेरे को भी कई बार लगता था कि चाहे वहां के लोग जरूर चाहते भी हैं कि आतंक ना हो, इसीलिए आज की तारीख में अगर आप देखें टूरिज्म जो है कितना जबरदस्त हो गया है। पिछले साल टूरिज्म में सिर्फ 4.5 लाख लोग आए थे, इस बार अभी तक 6 लाख लोग आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क पड़ा है, लोगों का आगे आने में फर्क पड़ा है, उनके मानसिकता में फर्क पड़ा है। लेकिन वहाँ पे एक अमूमन होता है कि एक को मारो और हजारों को डराओ, और जब बार बार कश्मीरी जो है वहाँ पे इसी बात को कहते हैं कि हमें ओनली सॉल्यूशन रीलोकेशन, वही तो वो चाहते हैं कि उनको भी उनका भी यही मानना है आतंकियों का और वहाँ के सिविल सोसाइटी का, कि उनको ये लगता है कि ये जो लोग हैं वहाँ पे मुखबिर हैं और ये शायद खबर देते होंगे उनके बारे में। कुलकर्णी साहब, मैं थोड़ा विषय के संदर्भ में स्पष्ट होना चाहता हूँ। विषय है सरकार के द्वारा ये कोशिश कि जो पंडित बेदखल हुए थे, जो लोग कश्मीर में हिंसा के चलते घाटी छोड़कर चले गए थे, उनका पुनर्वास हो। आपका जो सैन्य सेवाओं के संदर्भ में तजुर्बा है, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि अभी माहौल ऐसा है जिसमें पुनर्वास का अभियान चलाना चाहिए, कि अभी आतंकियों को खोजने का
और आतंकियों को समर्थन करने वालों को खोजकर उनको मारने का अभियान चलाना चाहिए, जिसकी बात अश्विनी कुमार चुरुंग जी यहां पर कह रहे हैं। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या हमने ऐसे हालात बना लिए कि पुनर्वास करें, या अभी जरूरत इस बात की है कि खोज खोज कर उन्हें ढूंढें जो गोलियों की भाषा समझ रहे हैं? हिमांशु जी, दोनों चीजें जरूर, जी। पुनर्वास जरूरी, कश्मीरी जो है उन्होंने वापस जाना बहुत जरूरी है। कश्मीरी जो है वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं, उन्हीं का जैसे उनका खाना है, उन्हीं के जैसे उनका रहना है, सब कुछ उनके जैसे है। अमूमन आश्चर्य तो मुझे भी कई बार होता है, भाषा कश्मीरी है तो उनकी जो लिपि है वो उर्दू है, यानी कि जो मानसिकता है वो उर्दू की तरफ है। और जहां तक कि आतंक का समापन करना है, आतंक का समापन फौज कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, पर आतंक के खत्म होने के बाद जो बहुत जरूरी है, सिविल सोसाइटी ने उसको टेक ओवर करना, पॉलिटिशियंस ने उसको टेक ओवर करना और यकीन करना कि इस तरह के हादसे ना हो। ये जरूर है कि अगर आप देखिएगा जो स्कूल टीचर है, अगर आप उसको दिन दहाड़े मारते हैं, वो भट्ट है राहुल, उसको आप दिन दहाड़े मारते हैं, तो ये क्या वहां के जो लोग हैं, या क्या हो सकता है कि असेंबली के वक्त उस बेचारी टीचर को मारा जाए, कोई नहीं देख रहा, या राहुल भट्ट को जाकर के दफ्तर में मारा जाए, उसको कोई नहीं देख रहा, या अमरीना भट्ट को मार रहे हैं, उसको कोई नहीं देख, ये सब वही के लोग हैं, वही के सपोर्टेड हैं। और जब तक कि वहां के लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि उन्होंने दिल से, और सब सही बात, अगर उनके दिल में ये बात बैठ गई तो मुझे नहीं लगता है 1 महीने से ज्यादा लगेगा इस आतंक को समाप्त होने में। और उनकी जो मानसिकता है, सिविल सोसाइटी की मानसिकता, और मुफ्तीज, अब्दुल्ला, ये जो वहां के लोकल कश्मीरी पॉलिटिशियंस हैं, उनकी जो मानसिकता है कि दूरी बात करना, इधर से भी बोलना, उधर से भी बोलना, ये जो है वो गलत है। हम लोगों ने सब ने मिलकर के ठान लेना चाहिए। अब सबको मालूम है आतंक पाकिस्तान से आ रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है, आतंक को बढ़ावा पाकिस्तान दे रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो वो करेगा ना, पाकिस्तान मकसद ही है हिंदुस्तान को टू ब्लीड इंडिया में 1000 तक, तो वो दुश्मन है, दुश्मन अपना काम कर रहा है, तो हमने भी अपना काम करना है। हमें भी अपना काम करना है। कुलकर्णी साहब जो बार बार बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी को भूमिका निभानी है, पर सिविल सोसाइटी भूमिका निभाएगी कैसे? वहां हालात हैं कहां? मेरे साथ में रमेश मनवटी जी हैं। रमेश मनवटी जी, आपसे जानना चाहता हूं, पुनर्वास पहले या आतंकियों के खिलाफ अभियान पहले? दोनों चीजें साथ साथ, 3 तरीके के फैसले लेने हैं। भाई पहले पुनर्वास करें, बड़े संख्या पे लोग बस जाएं, दोनों मानसिकता के लोग हों, एक वो जो पाकिस्तान परस्त हैं, वो लोग जो इन आतंकियों के भरोसे पर आपको बेदखल ही रखना चाहते हैं, वो हावी रहें, या पुनर्वास करके बड़ी संख्या में लोग बसाएं, दोनों पक्ष के लोग हो जाएं, या आतंकियों के खिलाफ पूरा अभियान चले, उसके बाद लाया जाए ताकि जान जोखिम में ना पड़े? किसके साथ है? देखिए जी, थोड़ा सा मैं विस्तार में बोलना चाहूंगा। जी अभी भारत सरकार ने जो आर्टिकल 370 हटाया, ये बहुत ही बड़ा कदम था, बहुत ही बोल्ड कदम था और बहुत सही कदम था। जी भले ही देर से हो गया, लेकिन ये सही कदम था। जी लेकिन जहां तक भारत सरकार ने एक हिस्टोरिकल करेक्शन किया, जी साइमल्टेनियसली एक हिस्टोरिकल ब्लंडर भी किया उसी दिन। जी वो ये कह के कि हम ये स्टेट जम्मू कश्मीर राज्य को जो पुनर्गठन किया, जी। अभी वो हालांकि अधूरा है, उसमें लद्दाख अलग किया, JNK को अलग यूनियन टेरिटरी बनाई, साथ में ये भी कहा पार्लियामेंट में कि हम इसको स्टेटहुड वापस दे देंगे। क्या मजबूरी थी? जब तक आप वहां आपने एक हिस्टोरिकल करेक्शन किया, ये बताया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कि आतंकवाद का एक मुख्य कारण आर्टिकल 370 भी था, जी और भी वजह है आर्टिकल 370 का होना भी था। जी और जब तक ये खत्म नहीं होगा तो आपको क्या मजबूरी थी इसको अनाउंस करने की? जी देखिए, जहां तक आतंकवाद को डील करने की बात है, बड़े सख्ती से डील करना पड़ेगा। मैं आज एक स्टेटमेंट आई है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू में एक मतलब मीटिंग लिया था, जो ये कश्मीरी एम्प्लॉयज है उनके बारे में, उनको कैसे वहां पुनर्वास हम करेंगे, उसमें एक अहम स्टेटमेंट है, जब तक ये भारत सरकार इसको कार्यान्वित नहीं करेगी ऑन अ लार्जर स्केल, वहां पर अब जो पुनर्वास की बात हो रही है वो बहुत ही मतलब इमेच्योर बात है। जी उस स्टेटमेंट में पढ़ना चाहूँ, 2 लाइनें हैं। वो डायरेक्शन देते हैं, LG डायरेक्शन देते हैं, इट हैज टू बी एंश्योर्ड no employee should work or reside in isolated areas or in a scattered manner। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है हालात ऐसे हैं कि माइनॉरिटी के लोग, हिंदू लोग वहां स्कैटर्ड नहीं रह सकते हैं, अलग अलग जगह पर नहीं रह सकते हैं, हम सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, हालात खराब हुए। यही हम पिछले 32 साल से, पनन कश्मीर यही कह रहा है
कि आप कश्मीर को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करिए, कश्मीर में विद इन वैली पनन कश्मीर को एस्टैब्लिश करिए, एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाइए। जब तक ये आतंकवाद को पूरा नेस्त नाबूद नहीं करेंगे, और वो कैसे होगा? देखिए, अब सरकार बड़ा क्लेम कर रही है, अब 2 साल में या 2.5 साल में वहाँ 300 आतंकवादी है, 400 आतंकवादी है, और जब आतंकवाद कहीं पर भी अटैक कर रहा है तो हम इसको रिटेलिएट कर रहे हैं। रिटेलिएट करने की जरूरत है। आपके पास पता है कि ये सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान अपना काम करेगा, अफगानिस्तान अपना काम करेगा, वो तो पता है। वो हमारे दुश्मन पिछले 70 साल से है, वो तो है ही, उसको छोड़िए आप। अभी हम ग्राउंड पर भारत इंडियन स्टेट क्या कर रहा है, ये बीजेपी की बात नहीं है, ये इंडियन स्टेट की बात है। इंडियन जी मतलब यहाँ कैरेट और स्टिक पॉलिसी नहीं चलेगी। आपको आतंकवाद की लैंग्वेज में जो जवाब देना है, उसी लैंग्वेज में जवाब देना पड़ेगा। आपको कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी नहीं चलेगी। आपको ये मानना पड़ेगा कि वहाँ इंडिया इज अंडर अटैक इन द वैली। जब तक आप इसको इस एंगल से अप्रोच नहीं करेंगे, वहाँ हालात आप कितने भी ये तो लिपापोती कुल मिला के करिए। मनवटी जी अभी के तौर तरीकों से ना इत्तेफाकी व्यक्त कर रहे हैं। ये इस तरीके का ढुलमुल रवैया चलेगा नहीं। मैं वापस अश्विनी कुमार जी आपके पास आना चाहता हूँ। इतनी मजबूत सरकार, इतनी दमदार सरकार, ऐसा सक्षम प्रधानमंत्री, ऐसा सक्षम गृह मंत्री, और उसके बाद में राज्यपाल का शासन, फिर भी नीतियों के संदर्भ में असमंजस। संकट क्या है? किसी को भी तो संतुष्ट नहीं कर पा रहे आप। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती का साथ लेने की बात है, उन्हें चाहे जवाब नज़रबंद कर देते हैं, कारागार में डाल देते हैं। साथ कैसे मिलेगा? कार्रवाई करनी है। आप कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में 3 साल बाद भी कह रहे हैं इन्हें अलग अलग एरिया में नहीं छोड़ सकते, तो फिर हासिल क्या किया हमने? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें जो समझने वाली है वो ये है कि आतंकवाद को हम इस बहाने कि हम सिविल सोसाइटी को उसके साथ जोड़ें, वो खड़े होंगे, तब वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये बड़ा एक लंबा प्रोजेक्ट है, और कश्मीर में अब हम इस चीज को बर्दाश्त ज्यादा नहीं कर सकते हैं। जी कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आपने अब इंतजार नहीं करना होगा, जी क्योंकि 32 साल से तो यही पॉलिसी थी जी जो हमने अभी तक देखी है 1985 से, कि हम सिविल सोसाइटी को अपने साथ में लेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, और उसके बाद में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेकर के उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, फिर आतंकवाद पर हमला बोलेंगे। आतंकवाद पर जब हमला बोलना था पंजाब में, हमने सिविल सोसाइटी को अपने साथ नहीं लिया। जी उस वक्त हमने केवल पॉलिटिकल पार्टी को, जो उस वक्त अपोजिशन में थी, भारतीय जनता पार्टी, उनको कॉन्फिडेंस में लिया था, जी ऑपरेशन किया था। अब उसमें कई लोग खड़े हो गए थे जिन्होंने ये कहा था कि कई इंटेलेक्चुअल्स खड़े हो गए थे, कई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खड़े हो गए थे जिन्होंने ये कहा था ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है। जब आपने आतंकवाद और देश के लिए कोई काम करना होता है तो आप इन चीजों की ओर ध्यान नहीं देते, और ना आप इस चीज की परवाह करते हैं कि वहां पर आपकी सिविल सोसाइटी आपके साथ है कि नहीं है। सरकार ने देश के लिए एक फैसला लेना है, और उस फैसले में ये नहीं सोचना कि कौन खुश होता है, कौन नाराज कौन खुश होता है, कौन नाराज होता है। अश्विनी कुमार चुरुंग काफी दमदारी से बात रख रहे हैं। संजय कुलकर्णी साहब, एक सामाजिक जीवन में रहने वाला आदमी स्पष्ट तौर पर बात कह रहा है। आप तो फौजी आदमी हैं, आपसे जानना चाहता हूं कि अभी भी आप सिविल सोसाइटी के फेर में रहना चाहते हैं, या नरसिम्हा राव, बेअंत सिंह के द्वारा अपनाए गए मॉडल के साथ इस देश में जो मिसाल कायम हुई पंजाब में आतंकवाद के खात्मे के संदर्भ में, उसको दोहराने की वकालत करेंगे? दमदारी की जरूरत है, पूरी दमदारी की जरूरत है। क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, ये एक इमोशनल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल थिंग है। जो पंजाब का आतंक था और कश्मीर का आतंक जो है, दोनों में बहुत फर्क है। अगर हम लोग समझ ले, अगर हम कश्मीर के आतंक को पंजाब वाले आतंक के साथ कंपैरिजन करेंगे, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। वहां पर आतंक को खत्म किया वहां के लोगों ने केपीएस गिल ने खड़ा होकर के उनको कहा कि हमने आतंक खत्म करना है, और वहां की जो आवाम थी वो तकरीबन 90% आवाम आपके साथ खड़ी थी। चाहे 10% आवाम भटक गई थी किसी कारण से, पर वो आना चाहते थे, और उनकी जो सोच थी, उनका जो वो पूरा रवैया था, वो भारत के साथ
हमेशा रहा है। कभी भी सिख समुदाय जो है वो भारत के बरकलाफ नहीं रहा है। अगर उसके बीच में कोई समुदाय बरकलाफ है तो वेरी स्मॉल परसेंटेज, तो जी उधर का जो आतंक समाप्त करना ज्यादा मुश्किल कठिन नहीं था, जी क्योंकि सिविल सोसाइटी आपके साथ थी और वहां पे पूरा जो गवर्नमेंट था डिसाइसिव था कि हमने खत्म। कश्मीर में ये कहना कि हम लोगों ने या सिक्योरिटी फोर्सेस पूरा काम नहीं कर रहे या हम कुछ नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस पूरा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकियों को मार रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आप देखिएगा 27 आतंकी सिर्फ मई के महीने में मारे गए, 24 आतंकी अप्रैल के महीने में मारे गए। लेकिन जब तक वहां की जो सिविल सोसाइटी है, आप अगर उसको फिर से अगर हम जाएंगे फिर 1948 से बात करनी शुरू करेंगे, 47 से बात करनी शुरू करेंगे, और जिस तरीके से ऐसे कुछ नहीं है कि आर्टिकल 370 था तब भी था, आर्टिकल 370 नहीं तब, लेकिन वहां के जो लोग हैं और वहां पे खासकर जो पाकिस्तान की जो सोच वाले आईएसआई के जो पिट्ठू हैं जो भारत के अंदर है, अभी यासीन मलिक जो खुद मानता है कि उसने आतंकियों के साथ दिया है, मनी लॉन्ड्रिंग किया है, टेररिज्म का फंडिंग किया है, उसको जब जेल होती है, अगर वहां के लोग खड़े होकर के उसके साथ देने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिशियंस उसके साथ खड़े होकर बात करते हैं, यहाँ तक कि कई बार वहां के लोग जो टेलीविजन के ऊपर आते हैं वो भी ये कहने को मानने को तैयार नहीं कि यासीन मलिक जो है वो आतंकी है, उसने एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा है, उसने आतंक को फैलाया है, वो पूरे हुर्रियत के साथ रहा है, कोई मान। लेकिन जब तक, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, अपना काम करेंगी, लेकिन वहां की जो आतंक की जो सोच है, अब मुझे आप बताइए, खुद मनवती साहब यहाँ बैठे हुए हैं, कश्मीरी हैं, वहां पे 5,000 लोग आज की तारीख में है, 1989 में वहां पे 4.5-5 लाख लोग थे। वहां से क्यों उठ करके आ गए? क्योंकि उनको खुद को लगा कि जिनके साथ उनकी भाषा मिलती है, जिनके साथ उनका खाना मिलता है, जिनके साथ वो हजारों साल रहे हैं, वो भी अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के कारण ही जो आज का माहौल है, जिस प्रकार से हमने सतर्क रहना है। अब पाकिस्तान पर कुलकर्णी साहब, सब अपनी जगह ठीक ठीक है, तो फिर जाके संकट क्या है? मैं आपसे बहुत आखिरी चरण की बातचीत में पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बात की हिमायत नहीं करेंगे कि पहले आतंकियों का सफाया करने पर काम किया जाए, पुनर्वास उसके बाद की चीज़ है। हम आतंकियों का सफाया किए बगैर पुनर्वास अभियान चलाएं, लोगों को घाटी में लेकर आएं और उन्हें चिन्हित करके मरते हुए देखें, क्या इसकी हिमायत करेंगे कुलकर्णी साहब जैसे अनुभवी सैन्य विशेषज्ञ, या आप हिमायत करेंगे? पहली जरूरत तो आतंक के खात्मे की है, तभी हम लोगों को आमंत्रण दें कि आप रहिए यहाँ पर, आप सुरक्षित हैं। क्या कहते हैं? जरूर हिमांशु जी, ये कहना कि अगर वहां के लोग जो हैं जिनको पुनर्वास किया गया है, चाहे वो किसी भी तरीके से क्या, अगर वो अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते हैं या नहीं समझते हैं किसी कारण से भी, तो उन्हें वहां से रिलोकेट किया जाए उनके। लेकिन पलायन ने ये सोच करके कि आतंकी क्या चाहता है, वहां के जो आतंकी सोच है, पाकिस्तान और आईएसआई क्या चाहता है, वही तो चाहता है 1989 में जो हुआ है। कुलकर्णी साहब कह रहे हैं कि पलायन नहीं होना चाहिए, लेकिन पलायन तो तभी रुकेगा ना जब लोगों को यह भरोसा होगा कि उनकी जान सुरक्षित है। ये आम लोग हैं, ये सरकार पे भरोसा करते हैं, सरकार के दावों पे भरोसा करते हैं, उन्हें उम्मीद है कि सरकार कह रही है आप चलिए, आप सुरक्षित रहेंगे, और जब वो देख रहे हैं कि उन्हें चुन चुन के मारा जा रहा है तो वो भरोसा टूट रहा है। समय है कि सरकार समय रहते ऐसे कदम उठाए जिससे यह भरोसा रह पाए। ये एक मौत नहीं होती है, ये उस भरोसे की मौत होती है जिस पर यकीन करते हुए लोग घाटी की ओर रुख कर रहे हैं। ये सिलसिला रुकना चाहिए। ये जवाब नहीं हो सकता है कि आपने एक बेकसूर मारा गया, हमने 3 आतंकी मार गिराए। एक बेकसूर आपके वादे पे भरोसा करते हुए पहुंचा हुआ है और अगर मारा गया है तो दिल्ली में बैठी सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उम्मीद करते हैं सरकार समय रहते हुए ऐसे कदम उठाएगी जिसमें पहले आतंकियों का खात्मा होगा, उसके बाद पुनर्वास के अभियान को गति दी जाएगी। देखें क्या सरकार ये साहसिक फैसला ले पाएगी। इंतजार रहेगा और उम्मीद इस बात की कि अब कोई बेकसूर नहीं मारा जाएगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सियासी मसले पर बात करेंगे।